नेशनल लेवल पे बता सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी बता सकते हैं। यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोग समझे बात को कि करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स एंड जीके को या करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स को आप लोगों ने डायमेंशन बेस पे कवर करना है। मैंने 25 to 30 टॉपिक्स तैयार किए हैं जो कि करंट अफेयर पाक अफेयर दोनों को कवर करेगा, जिसमें एक अप्रोच है, ये मैंने अली आप लोगों को पढ़ाया था। इस अप्रोच का नाम है NIOCR। शाबाश, क्या मतलब है NIO न्यू सीआर? न्यू सीआर अप्रोच कौन सा है, किसी को पता है? अरूज, सफिया, अरूज, फातिमा, ललिता, अली, आप बताओ NIOCR क्या होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि आपका जो करंट अफेयर है उसमें या तो नेशनल इश्यूज होते हैं या आपके करंट अफेयर में इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं। नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, और इंटरनेशनल के साथ साथ आप लोगों के लोकल इश्यूज, और लोकल नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ रिलेशंस। अभी अगर कोई कहता है कि मेरा करंट अफेयर स्ट्रांग हो तो उसने करंट अफेयर्स को NIOCR अप्रोच के बेस पे स्ट्रांग करना होगा। कौन से अप्रोच के बेस पे आपने स्ट्रांग करना है? NIOCR, जिसमें N का मतलब है नेशनल इश्यूज, I का मतलब है इंटरनेशनल इश्यूज, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस, R का मतलब है रिलेशंस, एंड C का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशंस। मुझे एक बात बताए, क्या करंट अफेयर सारा यही नहीं है? नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रिलेशन। आप लोगों ने मेन फोकस इन 5 एरियाज पे करना है, जिसमें मैं अगर आपको कहूं कि आप लोग 60% या 40% वेटेज नेशनल इश्यूज को दो, आप 40% वेटेज इंटरनेशनल इश्यूज को दो, आप 20% वेटेज में से 5% ऑर्गेनाइजेशन को दो, और 5% के साथ कॉन्स्टिट्यूशंस को 0% दो, और 15% रिलेशंस को दो। अभी अगर आप देखें, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया है, वो ये है कि आप लोगों ने एक अप्रोच कवर करना है जिसका नाम है NIOCR, जिसमें 40% आपका क्या होगा? 40% आपका 40% आपका नेशनल इश्यूज है, नेशनल इश्यूज होंगे शाबाश। 40%, इंटरनेशनल इश्यूज इंटरनेशनल कितने हैं? 5% ऑर्गेनाइजेशन होंगे। शाबाश, इंटरनेशनल इश्यूज 40% होंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको कहूं तो आपने ऑर्गेनाइजेशंस को कितना टाइम देना है? 5% वेटेज देना है। अभी मैं आप लोगों को स्मार्ट वे में डायरेक्ट करना चाहता हूं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल वेटेज ना दे, सिवाय 26 अमेंडमेंट, वो भी पाक अफेयर में, और 15% वेटेज दे दे किस चीज को? 15% वेटेज आप लोगों ने देना है रिलेशंस को। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज आ गई? शाबाश, नेशनल इश्यूज, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, इंटरनेशनल इश्यूज। शाबाश, गुड। आपने नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को ज्यादा तवज्जो देना है। करंट अफेयर्स को डायमेंशन बेस्ड अप्रोच पे मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा कि नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज 40%, ऑर्गेनाइजेशंस 5%, कॉन्स्टिट्यूशंस 0%, and relations 5%. So it means that अगर एक स्टूडेंट NIOCR अप्रोच के बेस पे अली इन 2 पॉइंट्स को, नेशनल इश्यूज को और इंटरनेशनल इश्यूज को सही तरह से तवज्जो दे, क्या वो करंट अफेयर पाक अफेयर को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकता? जी सर, हो जाएगा। एग्जैक्टली, गुड। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर मैं आपको कहूं कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, पाकिस्तान अफेयर में क्या पढ़ना है, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? तो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर में
आपने सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ने हैं, और नेशनल इश्यूज भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है, एंड देन इंटरनेशनल इश्यूज भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या है। अगर हम बात करें नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज की, तो आप लोगों ने ये समझना है कि आपके पास नेशनल इश्यूज में द वेरी फर्स्ट इशू इज, क्या है हमारे पास नेशनल इश्यूज में? द वेरी फर्स्ट इशू इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, है कि नहीं? सबसे पहले हम नेशनल इश्यूज करेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इश्यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, लेकिन ज्यादा फोकस नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे आप ज्यादा तवज्जो दे। समझ आ रही है नहीं? शाबाश, समझे बात को। अभी अगर मैं बात करूं नेशनल, तो नेशनल में द वेरी फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कवर कैसे करना है? व्हाट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, व्हाई इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, एंड रीजंस क्या है, वो सारे आ जाएंगे, और 2 से 3 सॉल्यूशन देने हैं फॉर इंटरव्यू। अगर मैं ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं करूंगा, तो इसके लिए एक अप्रोच है जिसका नाम है MCRS। क्या? MCRS अप्रोच। What is meant by MCRS अप्रोच? अरूज आप मुझे बताओ MCR क्या है? अगर मैं करंट अफेयर का सवाल लेंथी फॉर्म में करूंगा, तो MCRS अप्रोच क्या है? शाबाश। What is meant by MCRS? सफिया MCRS अप्रोच पढ़ाया था? अरूज, अली, What is meant by MCRS? अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई भी करंट अफेयर का इशू पढ़ रहे हैं जिसमें नेशनल इशू आता है और नेशनल इशू में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ईद मोहम्मद आपको मैंने पढ़ाया था व्हाट इज मीन बाय MCRS। शाबाश, MCRS क्या है? सर manifestation or C causes or R repercussion or S solution। शाबाश, गुड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टॉपिक कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले मुझे क्या देने हैं? मैनिफेस्टेशंस देने हैं। और मुझे बताए ललिता, व्हाट इज मीन बाय मैनिफेस्टेशन? अरूज, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मैनिफेस्टेशंस मींस एविडेंसेस। आप वो सारे पॉइंट्स बताओ जो इस चीज को एक्नॉलेज करे कि हाँ देयर इज इशू, आप एविडेंस दो। फिर उसके बाद आप सी पे आ जाओ, काजेस, फिर रिपरकशंस, और फिर सॉल्यूशन। और मुझे बताए ईद मोहम्मद, MCRS कहां कहां अप्लाई होगा स्कूल ऑफ थॉट्स में? जहां जहां इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल, आज तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कल को बेड गवर्नेंस पे अप्लाई कर सकते हो, पोलराइज पॉलिटिक्स पे अप्लाई कर सकते हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे अप्लाई कर सकते हो। MCRS हर एक इशू पे अप्लाई होता है। तो आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, वाई, 2 से 3 रीजन मैं चेक करूंगा। सफिया, आपको असाइनमेंट भी दिया था, उमेर आप भी देख रहे, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे सॉल्व होगी ये भी आप लोगों ने करना है। इसके साथ साथ बेड गवर्नेंस, काजेस, सॉल्यूशन, तो इसके 2 से 3 काजेस एंड सॉल्यूशंस। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंने पढ़ाया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दो फ्रॉम 1950 टू 2000, फिर 2025 देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसका परसेंटेज क्या है उमेर? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कितने परसेंट वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उमेर? करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितना है? शाबाश। अभी करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आप मुझे बताओ सर 8 बिलियन, ऑलमोस्ट 8 बिलियन। 8.2 बिलियन। मुझे बताया 8.2 बिलियन में 1950s में कितना था? सफिया, 2000 में कितना है? और 2025 में भी कितना है? 2000 में कितना था? तो इसका मतलब है कि द वर्ल्ड 7 बिलियन, एग्जैक्टली 6.5 बिलियन। इट मींस दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो मुझे बताओ अली, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, एंड सेकंड थिंग, इसकी रिपरकशंस क्या है लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है, और सॉल्यूशंस के लिए अप्रोच क्या है, कौन से अप्रोच के बेस पे आप सॉल्यूशन लिखोगे? ईद मोहम्मद, MCRS, अली, निल, SLMI। ये मैं पेपर के हवाले से बता रहा हूँ, इंटरव्यू में ये नहीं होगा। इंटरव्यू में सिर्फ 2 सॉल्यूशन देने, लोकल लेवल, इंडिविजुअल। लेकिन
अगर मैं बात करूं तो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस ले आओ। एमसीआरएस में हर एक चीज को क्या चाहिए, एमसीआरएस, सॉरी एमसीआरएस नहीं, आरलेम, यहां सर, पे लिखो आरलेम, सर, शाबाश, RLEM, आरएलईएम, शाबाश। आरएलईएम से क्या आता है? सर, रिफॉर्म, लीगल और इकोनॉमी ऑफ मीडिया। शाबाश, क्या आपने रिफॉर्म्स लेके आने हैं, लीगल एक्शंस लेने हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेके आनी है, नेशनल इंटरनेशनल लोकल लेवल की कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए, फिर ईद मोहम्मद शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, इमीडिएट एंड स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए, एंड देन मल्टूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो मल्टूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इसके साथ आप लिंक करोगे। ये मैंने तीसरा इशू बताया। चौथा इशू हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इशू, सर ये मल्टूजियन थ्योरी का सर जरा सा थोड़ा सा बता सकते हैं देखो सर? ये आपने मल्टूजियन लिखवाया थ्योरी ये लेकिन है कि पॉपुलेशन जो है वो, वी कैन से पॉपुलेशन जो होगा उसकी इंक्रीज होगी जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक ये होता है कि आज अगर 10 है, कल 100 होगी, परसों 1000 होगी। लेकिन जो फूड की अवेलेबिलिटी होगी वो अरिथमेटिक होगी। अरिथमेटिक का मतलब है कि अगर आज 1 किलो है तो कल 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस तरह होगा। इसका मतलब है कि फूड अवेलेबिलिटी जो है वो 1 2 3 अरिथमेटिक फॉर्म में है, और ज्योमेट्रिक में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है कि 10 है, फिर 10 के बाद 100 है, फिर 100 के बाद 1000 है। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से ये फूड अवेलेबिलिटी 1 2 3 में है। तो 10 बंदों के लिए 1 किलो फूड है, 100 के लिए 2 है, 1000 के लिए 3 है। तो मल्तूज कहता है कि पॉपुलेशन एक ज्योमेट्रिक वे में इंक्रीज होगी और जो फूड अवेलेबिलिटी होगी वो अर्थमेटिक वे में होगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी रिसोर्स डिप्लीट होकर फूड स्कैरसिटी की तरफ आप जाओगे, जो कि बाद में कार्ल मार्क्स ने और बहुत सारे फिलोसोफर ने इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया है। शाबाश। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है व्हाट इज द इशू, क्लाइमेट चेंज क्यों है? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्यों है, सॉरी क्लाइमेट चेंज कौन सा इशू है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, द वेरी डिफिनीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड देन अगर मैं बात करूं तो व्हाई इज क्लाइमेट चेंज, what is climate change, why is climate change, why climate is changing, इसके आप लोगों ने 5 से 6 काजेस बताने हैं, और फिर आप लोगों ने रिपरकशंस बताने हैं, और एक फिर 2 से 3 सोल्यूशन बताने हैं। और सोल्यूशंस के साथ साथ मुझे कोई बता सकता है सर वाई में कॉजेज नहीं आ जाते सर? क्या वाई में काजेस आ वाई में जाते हैं कॉजेज ना, नहीं? वही मैं कह रहा हूं, मैंने रिपीट किया कि वाई में काजेस लिख ले, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप कोप 29 को देख ले, वाई में काजेस आ जाएंगे एग्जैक्टली। फिर आप लोगों ने कोप 29 को देखना है, कोप 29 क्या है, कोप 29 के डिमांड्स क्या है। और एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मशहूर है, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है कि इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ और रियलिटी। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है या रियलिटी है? क्लाइमेट सर चेंज, रियलिटी। शाबाश। तो आप लोग लिखे कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, आप लोग लिखे क्लाइमेट चेंज के साथ कॉलन लगा के लिखो अ मिथ और रियलिटी। शाबाश, अ मिथ और रियलिटी। तो आपने थोड़ा बहुत इस पे देखना है। अगर मैं आपको कहूं अली के किस तरह ये रियलिटी है, बता सकते हो? जी सर। शाबाश, बता दे। सर नेचुरल डिजास्टर सर इंक्रीज हो गए सर, ओजोन लेयर के सर वो जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से सर ओजोन लेयर खराब हो गई सर। और ये है कि जो और सर एयर पोल्यूशन भी सर काफ़ी हो गई है। शाबाश, गुड और लैंड स्लाइडिंग होती है सर, गुड, शाबाश। सुनामीज भी आते हैं सर। अभी आप लोगों ने एग्जैक्टली बहुत अच्छा बताया आपने, आप लोगों ने अभी वे फॉरवर्ड देना होगा, लेकिन वे फॉरवर्ड को आप लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे बताओगे। कोई मुझे बता सकता है कि लोकल लेवल पे हम क्या करें तो क्लाइमेट चेंज ठीक हो सकता है? सर ट्रीज प्लांटेशन करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें। शाबाश, आप मुझे बताएं उमेर इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करें? आप मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? ललिता, सफिया, नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? ईद मोहम्मद, आप बताएं इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ठीक कर ले? शाबाश। लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं?
इंडिविजुअल सर लेवल पे। लोकल लेवल हाँ लोकल लेवल पर जो लोग कार वगैरह चलाते हैं ना, हाँ हाँ, 1 वीक में वो हफ्ते में एक बार वो बंद कर ले, मतलब पैदल चलें, साइकिल वगैरह चलाएं, शाबाश, आलूदगी जितनी कम होगी ना। गुड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात भी आप कर सकते हो कि एक बस में 100 बंदे आते हैं तो 100 गाड़ियां बंदा इंडिविजुअली नहीं चलाएगा। जी जी। शाबाश। और नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं ललिता, नेशनल लेवल पे क्या सॉल्यूशंस है क्लाइमेट चेंज के? शाबाश, ये आप लोग नहीं आते तो आप लोग कवर करें। गूगल में आप लोग रोजाना मोबाइल में सोशल मीडिया में यूज करते हो तो आप अभी गूगल पे दे दो कि नेशनल लेवल सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सफिया, ये जो जितने भी इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कवर करना है। अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? इट्स टू मच इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन में मैं ये कह सकता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन को अगर मैं कवर करूं तो मैं उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि नेशन को इंटीग्रेट करेगा। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन में मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इंपॉर्टेंस के बाद कौन से फैक्टर्स है जो आपको नेशनली इंटीग्रेट करता है। लेकिन अक्सर सवालात ये आते हैं कि हमारी कंट्री में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। क्या है हमारे पास? नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, नेशनल डिसइंटीग्रेशन है। और अगर कंट्री नेशनल डिसइंटीग्रेटेड हो रही है तो नेशनली डिसइंटीग्रेशन क्यों हो रही है? आपने वो सारे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से कंट्री नेशनली डिसइंटीग्रेट हो रही है। और नेशनल डिसइंटीग्रेशन के फैक्टर्स बताए, कॉजेस। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, इसके क्या इंपैक्ट्स है इन द शेप ऑफ सेक्टेरियनिज्म, वायलेंस, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और आप इस नेशनल इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस। ये जितने भी टॉपिक्स दे रहा हूं ये मैं सारे चेक करूंगा आप लोगों का। नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से वो ट्रिगर्स है जो किसी भी कंट्री को नेशनली इंटीग्रेट करेगा। कौन से ट्रिगर्स है जो किसी भी कंट्री को नेशनली इंटीग्रेट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रिगर्स, और वो सारे ट्रिगर्स जो किसी भी कंट्री को नेशनली इंटीग्रेट करे। फिर अगर मैं बात करूं नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तो कौन से काजेज है, इसके क्या इंपैक्ट्स है और क्या सॉल्यूशंस है। फिर एक सवाल आता है, आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर में देखा होगा, पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये मस्ट लिखो, पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। क्या आप इस पे बात कर सकते हो ईद मोहम्मद? पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस पे आप बात कर सकते हो? पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। शाबाश ललिता, आप मुझे समझाओ, पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। शाबाश सफिया, आप बताओ, पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस पे काम करो, कल पूछूंगा। शाबाश। इसके बाद आप लोगों ने दूसरा टॉपिक करना है जिसका नाम है अमेंडमेंट्स। मुझे बताओ, क्या अमेंडमेंट्स का टॉपिक नहीं है पाकिस्तान अफेयर में? अमेंडमेंट्स, और अमेंडमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट्स में बाज मोहम्मद क्लास में है या नहीं? इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से है बाज मोहम्मद? 18 सर 18th अमेंडमेंट है सर, शाबाश, और 18th सर अमेंडमेंट 26th है। अमेंडमेंट है सर। 18 के साथ 25th अमेंडमेंट है, 25th के साथ 26th अमेंडमेंट है। मुझे एक बात बताए, अगर मैं आपको कहूं कि हाउ मच 18 अमेंडमेंट इज गुड और बैड, तो कोई जवाब दे सकता है हाउ मच 18 अमेंडमेंट इज गुड और बैड? जी सर। शाबाश बोलो। सर वो ये चीज़ है कि 18th अमेंडमेंट सर, एक तो लोकल बॉडीज को सर वो थोड़ी अथॉरिटी मिल गई थी ना सर,
तो उस वजह से सर ये चीज़ है कि वो गवर्न कर सकते थे, लेकिन सर उसमें एक ये वजह भी है कि उसमें इनएफिशिएंसी भी आ सकती है सर, शाबाश। अगर वो रिसोर्सेज सारे आपने अपने सबसे पास ही रख लें पहले और ऊपर 18th अमेंडमेंट के वो सारे जो सेक्शंस है, जो सारे जो पॉइंट्स पॉइंट्स हैं है वो वो उनको लिखने बताना है, हैं। बिल्कुल सर। फिर जी 25th सर। अमेंडमेंट, फिर 26, फिर आपने 18 अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज करना है कि हाउ मच 18th अमेंडमेंट इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान। तो 18 अमेंडमेंट का सवाल आप लोगों ने इस तरह करना है। शाबाश। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है कि पाकिस्तान अफेयर में अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो ये सवाल मस्ट करता है आपसे। वो क्या क्वेश्चन है? हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया है, आज मैं स्टेटस पे शेयर करूंगा। मैंने 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर दिया है। उसका नाम क्या है? कौन सा लेक्चर है? इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय पाकिस्तान, बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन MCRS। MCRS की बुनियाद पे है, लेकिन एंड पे मैंने कुछ मॉडल्स भी दिए है, कुछ वे फॉरवर्ड भी दिया है। पूरे 1 घंटे का 1 आवर सेशन है, तो वो 1 आवर सेशन आप लोगों ने मस्ट लेना है। अगर वो उसकी आप लोग चीजें देखोगे तो आप करंट इकोनॉमिक क्राइसिस का क्वेश्चन आप लोग नहीं डिस्टर्ब कर सकते। कुछ चीजें बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस का वो 1 आवर लेक्चर ले ले और कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लो, और बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास आ जाता है, लिख ले शाबाश, GDP ग्रोथ। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज GDP ग्रोथ? सर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है सर कंट्री की, और जो शाबाश। कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज GNP सर क्या होता प्रोड्यूस है? होते हैं GNP, 1 ईयर में। सर GN ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है शाबाश। सर। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखना है FDI के बाद फॉरेन आप डायरेक्ट लोगों ने इन्वेस्टमेंट। ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट के साथ आप लोगों ने लिखना है डिफिसिट फाइनेंसिंग, और डिफिसिट फाइनेंसिंग के साथ आप लोगों ने लिखना है डेट डेट क्राइसिस, और डेट के साथ आप लोगों ने लिखना है सर्कुलर डेट, और सर्कुलर डेट के साथ आप लोगों ने लिखना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ आप लोगों ने लिखना है रेमिटेंसेस। क्या? रेमिटेंसेस। और रेमिटेंसेस लिखोगे तो इसके साथ फाइनली मैं आपको कह सकता हूं कमोडिटीज। व्हाट इज कमोडिटीज? कोई बता सकता है? सर गुड्स, गुड्स एंड जो सर्विसेज। प्रोडक्ट। जी गुड्स सर, एंड गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज। दोनों। तो आप कमोडिटीज लिखो, जी कमोडिटीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उस लेक्चर में ऑलरेडी है, तो आप लोग वहीं से भी कर सकते हो। इकोनॉमिक क्राइसिस की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। सर ये बेसिकली हमने टॉपिक सर कवर करने हैं, ये जो आपने बताया हाउ मच 18th अमेंडमेंट इज गुड, एग्जैक्टली ये और कवर करना है। पाकिस्तानी कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन टॉपिक्स को बस कवर करना है 1-2 पॉइंट्स में इस तरह। आगे अगर हम चले जाए तो आगे हमारे पास आ जाता है कि आपके पास कुछ काइनेटिक थ्रेड्स है। व्हाट इज काइनेटिक थ्रेड्स? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक थ्रेड्स क्या होता है, काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है। मुझे बताया व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स। काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं? द वर्ल्ड इज फेसिंग 58 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स नाउअडेज। क्या होता है? जो अभी वार्स चल रहे हैं, अभी वार्स जो अभी एग्जिस्टिंग वार है, फिलिस्तीन इजराइल वार, इजराइल फिलिस्तीन के साथ ईरान इजराइल वार, ईरान केसे वार, पाकिस्तान इंडिया वार, इंडिया चाइना वार। तो मतलब आपने वो काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है, काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ आप लोगों ने एक पॉइंट लिखना है जिसका नाम है ट्रेडिशनल थ्रेड्स। ट्रेडिशनल थ्रेड्स के साथ साथ आप लोगों ने कवर करना है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स के साथ साथ इसके जस्ट डिफिनीशन लिखने हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स। और एक बात बताऊं, इसके डिफिनीशन के साथ साथ 1-2 एग्जाम्पल, डिफिनीशन एंड डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल। शाबाश। इसके साथ साथ आप लोग लिखे व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर। व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ साथ व्हाट इज 5th जनरेशन वॉरफेयर। और हाइब्रिड वॉरफेयर एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर के बाद आप लोग लेके कि हाइब्रिड सर ये वॉरफेयर। एक नहीं है सर, हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन नहीं वॉरफेयर नहीं, एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है, एक अम्ब्रेला है, एक इसका सबसेट है। हाइब्रिड वॉरफेयर एंड 5th जनरेशन का एक ही पार्ट है हाइब्रिड।
फिफ्थ में तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। फिफ्थ जनरेशन के साथ साथ आप लोग ये लिखे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड वारफेयर एंड फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। फिर आप लोग लिखे व्हाट इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के साथ आप लोग लिखे टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या डिफरेंसेस है। और उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत लिखे सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म क्या होता है। सेक्टेरियनिज्म के साथ साथ आप लोगों ने लिखना है इस्लामोफोबिया क्या होता है। इस्लामोफोबिया। और इस्लामोफोबिया के साथ अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास एनवायरमेंटल वारफेयर क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल वारफेयर, एनवायरमेंटल वारफेयर की डिफिनीशन समझे। एनवायरमेंटल वारफेयर की डिफिनीशन के साथ साथ आप लोगों ने कुछ चीज़ समझनी है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। और उन ऑर्गेनाइजेशंस में ब्रिक्स का क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रिक्स वर्ल्ड ऑर्डर क्या ब्रिक्स वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रेट है, क्या ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन कर सकता है। तो आप लोग मुझे क्या कहोगे, क्या ब्रिक्स थ्रेट है, क्या ब्रिक्स एक थ्रेट है वर्ल्ड ऑर्डर को। शाबाश। क्या नहीं सर, बैलेंस ऑफ पावर सर बेसिकली क्रिएट कर रहा और डीडॉलराइजेशन कर सकता है। है। सर फिलहाल तो मुश्किल है सर, मतलब नियर फ्यूचर में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको लेकिन देखना है, आगे जाके इस पे फ्यूचर देखो में ये हो सकता है। डीडॉलराइजेशन कर सकता है। इट कैन। अगर हम बात करें पेट्रो युआन की, अगर हम बात करें पेट्रो युआन की, अगर हम बात करें ब्रिक्स की करेंसी की, और ब्रिक्स की करेंसी के बेस पे अगर पेट्रोल की ट्रेड हो शुरू हो जाए और डॉलर को वो थ्रेट दे सकता है, तो इसका मतलब है ब्रिक्स के कंट्रीज की जो मेंबर स्टेट्स है वो अपनी करेंसी को यूज करेंगे। तो ब्रिक्स जो है, द प्रिविलेंस ऑफ ब्रिक्स, द इमर्जेंस ऑफ ब्रिक्स इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड ऑर्डर in future, and also it is a threat to de-dollarization. There is possibility of de-dollarization because of BRICS. मुझे बताए यूएन कीप मिसिंग, यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उस पर थोड़ा देखना होगा। यूएन पीस कीपिंग मिशन, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और वो किस तरह काम करता है, ये आप लोगों ने देखना है। और इसके साथ साथ आगे अगर हम जाएं तो आगे आपके पास एक टॉपिक है जो हमारे पास डोमेस्टिक इश्यूज में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है ऑनर किलिंग। और ऑनर किलिंग में रीसेंट केस बलूचिस्तान की केस स्टडी। क्या रीसेंट बलूचिस्तान की केस स्टडी, इस पे आप लोगों ने ज़रूर देखना होगा। इसके साथ साथ जो अक्सर एक इशू आता है, वो इशू क्या आता है पता है। हमारे पास चलो ऑनर किलिंग हो गया, बलूचिस्तान की केस स्टडी हो गई, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है। तो आप लोगों ने नॉन स्टेट एक्टर्स की डिफिनीशन लिखना है। ये नोट्स मैं सफ़ी आपका चेक करूंगा, एक एक पॉइंट, एक एक डिफिनीशन। नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर क्या होता है, ललिता फ्रीडम फाइटर। और फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर में क्या फ़र्क है। और फिर मुझे ये बताए कि आपके पास टेररिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर में हम बात करें बीएलए को, तो बीएलए की केस स्टडी ले सकते हो। फिर हम आ जाते हैं कश्मीर इशू पे। कश्मीर इशू, शाबाश। कश्मीर इशू में एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। किसी को पता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये हिस्ट्री में आ जाता है। तो कश्मीर इशू की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, कश्मीर इशू की थोड़ी बहुत काजेस। Kashmir issue is the bone of contention between Pakistan and India. Bone of contention between Pakistan and India. एंड कश्मीर इशू को कुछ आपने सॉल्यूशंस देने हैं, तो आपने वो भी देखना है कि कश्मीर इशूज के सॉल्यूशंस क्या है। कश्मीर इशू में जो रिसेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया कर रहा है, क्यों कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया कहाँ पे कर रहा है। रिसेंट पहलगाम अटैक की बात आपने करनी है, और पहलगाम अटैक के खिलाफ पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, डिटरेंस था, वो आप लोगों ने देखना है। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है
इंडस वाटर ट्रीटी को वो उन्होंने क्या किया था, रिवोक किया था, सस्पेंड किया था 23 अप्रैल को, वो थोड़ा देखना है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तालिबान की, तालिबान रिजीम पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तालिबान इन अफगानिस्तान है, तो तालिबान इन अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को क्या थ्रेट्स है कि नहीं? बहुत सारी डिप्लोमेटिक थ्रेट्स भी है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है। और आप लोगों को पता है कि द पीस इन अफगानिस्तान will ensure peace in पाकिस्तान, बट अगर पीस इन अफगानिस्तान नहीं है, सो वहां पे अगर टेररिज्म है तो डायरेक्टली पाकिस्तान के बॉर्डर पे टेररिज्म होगी। फिर अगर हम बात करें इमिग्रेंट इशू, तालिबान के अफगानिस्तान के साथ इमिग्रेंट इशू है, हम उसको लीगलाइज बनाना चाहते हैं, उसका क्या इशू है इमिग्रेंट्स का, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तालिबान रिजीम के क्या इम्पैक्ट्स होंगे पाकिस्तान पे। और फिर उसके साथ साथ एक चीज जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस नहीं कर रहा? कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे थोड़ा देख ले, शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के साथ आप मुझे बताएं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चैलेंजेस है नहीं? पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को चैलेंजेस है कि नहीं? तो डेमोक्रेसी डोल ड्रम्स में है। तो डेमोक्रेसी डोल ड्रम्स पे आप लोग लेके, और डेमोक्रेसी डोल ड्रम्स के साथ साथ आप लोग ब्यूरोक्रेसी डोल ड्रम्स पे लेके, क्या डेमोक्रेसी डोल ड्रम्स एंड ब्यूरोक्रेसी डोल ड्रम्स, और ब्यूरोक्रेसी डोल ड्रम्स के साथ साथ एक इशू आ रहा है, इसको प्रोविंशियलिज्म कहते हैं। प्रोविंशियलिज्म का इशू आ रहा है, प्रोविंशियलिज्म, और प्रोविंशियलिज्म के इशू की वजह से कलाबाग डैम का इशू भी है। तो आप लोग कलाबाग डैम का इशू भी आप लोग लिख सकते हैं, कलाबाग डैम। और कलाबाग डैम को सामने रखते हुए पाकिस्तान वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं पाकिस्तान वाटर क्राइसिस कैसे फेस कर रहा है? कोई बता सकता है? पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री है, पाकिस्तान के पास रिजर्वायर्स नहीं है, कैनाल्स नहीं है। तो वाटर क्राइसिस पे भी आप लोग लेके, तो वाटर क्राइसिस क्या है, क्यों होता है, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और आप लोगों ने वाटर क्राइसिस को किस तरह एड्रेस करना है। फिर अगर मैं बात करूं, आप लोग मुझे बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट इज टू मच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। विमेन एम्पावरमेंट तो नॉट ओनली फॉर दैट, बल्कि ऐसे के लिए भी जरूरी है कि विमेन एम्पावरमेंट क्यों चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट है क्या, विमेन एम्पावरमेंट की वजह से कौन कौन से इश्यूज एड्रेस हो सकता है। स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के साथ आप लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी काम करें, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लें। लेकिन एक चीज जो कि इंतहाई जरूरी है कि जितने भी आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये देखना है कि आप लोग जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, समझे बात, उस फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में आपको आना चाहिए कि क्या है, क्यों है, उसके क्या क्या क्वालिटीज है। तो फेवरेट पर्सनैलिटी, और फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ साथ आप लोगों ने फेवरेट बुक, और फेवरेट बुक के साथ साथ आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को अरेस्टिंग बनाना है, अरेस्टिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और अरेस्टिंग इंट्रोडक्शन में जो आप हॉबीज लिखते हैं, इन हॉबीज को अपने तरीके से उसको जस्टिफाई करना होगा। और इंट्रोडक्शन भी एक अच्छे मेंटोर से 2-3 दफा रिव्यू करके एक अच्छा इंट्रोडक्शन थ्रो करे, ताकि वो चीजें आपकी एड्रेस हो सके। उसके साथ साथ जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो मैंने परसों समझाया था, लोकल गवर्नेंस सिस्टम। परसों मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मुझे एक बात बताए, क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। क्या ईद मोहम्मद ये पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक नहीं है? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे क्रिटिसिज्म करो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लूप होल्स बताओ। परसों मैंने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बताया था 2001। फिर लूप होल्स के बाद इसके इम्पैक्ट्स बताओ, और इम्पैक्ट्स के बाद इसके सॉल्यूशंस दो। तो ये आपके क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है वो क्यों नहीं हो रहे, और पाकिस्तान में द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल governance system is not working properly, system is not
working properly in Pakistan, working properly in Pakistan, शाबाश, in Pakistan। तो आप आगे लेके इलुसिडेट इसका आंसर दो कि क्यों नहीं हो रहा। मुझे बताओ कि इलुसिडेट that why local government system is not working effectively। ये हो गया लोकल गवर्नेंस सिस्टम। लोकल गवर्नेंस सिस्टम के बाद अक्सर क्वेश्चंस आते हैं या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को देके, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान रेजोल्यूशन को भी आप लोगों ने देखना है। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन के साथ एक क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी में वो अक्सर पूछते हैं सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल एंड कायद आजम, कायद आजम, शाबाश, सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान के बाद आप लोगों का जो है अल्लामा इकबाल, इनका क्या पूछते हैं वो, उनकी टू नेशन थ्योरी पूछते हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है। फिर उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशंस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं ईद मोहम्मद या अली के 148 आर्टिकल कौन से है, कौन से एस्पेक्ट को टच करता है 140A, आपने तो पढ़ा होगा ईद मोहम्मद, आप 140A, 140A कौन सा आर्टिकल है, शाबाश। 19A कौन सा आर्टिकल है सफिया, ललिता आप मुझे बताओ, ये तो आपने गलत भी नहीं करना है, ललिता 25A, अली आप मुझे बताओ 9A। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आर्टिकल 6 के बारे में मुझे कौन बता सकता है, आर्टिकल 6, ईद मोहम्मद ये तो आपका अपना सब्जेक्ट है, आर्टिकल 6, शाबाश। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू हाई ट्रीजन। ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने देखने हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसके साथ साथ आप लोग लेके शाबाश आगे। अगर मैं आपको कहूं कि वर्ल्ड ऑर्डर, तो वर्ल्ड ऑर्डर पे मेरा एक लेक्चर भी पड़ा है, तो वर्ल्ड ऑर्डर का वो लेक्चर आप लोग देख भी सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर फ्यूचर में कौन सा होगा, और कौन से फैक्टर्स है जो वर्ल्ड ऑर्डर को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स, वो भी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ लिंक्ड है। चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स, चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स लिख लो। और चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स 3 कंटेक्स्ट में करने हैं। नंबर 1, चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स में द वेरी फर्स्ट वन इज साउथ चाइना सी। क्या, साउथ चाइना सी, क्या है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के साथ द सेकंड वन इज इंडियन ओशन, एंड द थर्ड वन इज इंडियन ओशन के साथ ब्लॉक पॉलिटिक्स। ब्लॉक पॉलिटिक्स को कौन से कंटेक्स्ट में आप लोगों ने करना है, ब्लॉक पॉलिटिक्स में आप लोगों ने वी कैन से कोल्ड वॉर एंड न्यू कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में करना है, न्यू कोल्ड वॉर। ये सारे पॉइंट मुझे चाहिए, 1 2 सर 3 ये दिन में ब्लॉक आप लोगों ने पॉलिटिक्स cover क्या करना। चीज़ है सर? देखो ब्लॉक पॉलिटिक्स बेसिकली डिफरेंट ब्लॉक्स है। अगर मैं आपको कहूँ इंडिया कौन से ब्लॉक में है, रशिया कौन से ब्लॉक में है, जापान कौन से ब्लॉक में है, शाबाश। अफगानिस्तान कौन से ब्लॉक में, तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये एक ही ब्लॉक है। इंडिया, अमेरिका वो दूसरे ब्लॉक में है, तो यूके, तो ये सारे आ जाएंगे। फिर नेटो, वो ब्लॉक्स बन रहे हैं। ब्रिक्स देखो, B3W देखो, वो डिफरेंट ब्लॉक्स है। फिर उसके बाद न्यू कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर का कंटेक्स्ट आप देखें। न्यू कोल्ड वॉर के साथ साथ मैं अगर आपको कहूं द मेजर इशू इज पैलेस्टाइन इशू, जरूर देखे पैलेस्टाइन इशू को। इसके 2-3 काजेज क्यों है, कैसे एड्रेस होगा। और पैलेस्टाइन इशू के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है वेरियस वी कैन से मल्टीपल चैलेंजेस फेस्ड बाय द मुस्लिम वर्ल्ड, ब्लास्फेमी केसेस, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये सारे मल्टीपल चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम वर्ल्ड, फेस्ड बाय मुस्लिम वर्ल्ड, शाबाश। इसके साथ साथ आप लोगों ने लिखना है, इस पे भी आप थोड़ा काम करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास आ जाता है कि द इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस ऑफ द कंट्री, पैरालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, पैरालिसिस ऑफ institutions of Pakistan।
ईद मोहम्मद मुझे बताओ क्या है, अली मुझे बताओ पैरालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या है पाकिस्तान, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सर काम नहीं कर रहे? पुलिस, शाबाश। सर पुलिस है, जुडिशरी भी सर जुडिशरी कुछ है, हद तक है सर। शाबाश। नेब है, सर और नैब है सर, और ये जो बेसिकली ये है इलेक्शन सर। कमीशन भी सर इसमें कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन है, शाबाश। और तो ये इंस्टीट्यूशन एचईसी है कि नहीं? एचईसी आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन? नहीं सर, नहीं सर, शाबाश। नहीं सर। तो जो इंस्टीट्यूशंस आपके अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे वो बताओ, और वो काम क्यों नहीं करे ये भी आपने बताना होगा। अभी हम एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी अगर आप लोगों ने लेक्चर लेना है तो आप अभी भी पाकिस्तान अफेयर की जो करंट अफेयर मेरा प्लेलिस्ट है उस पर चले जाओ। फॉरेन पॉलिसी की पूरे डायमेंशन मैंने बताए हैं कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डिपेंडेंट कौन चीज़ों पे है और कैसे इसको बूस्ट करोगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा। समझ आ गई? शाबाश। ये आप लोगों का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और जी भी सर, ठीक टॉपिक है। समझाऊंगा आप लोगों को। मैं 3 दिन ठीक है दे सर। रहा हूँ। जो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स है, स्पेशली सफिया, शेरबानो, कुछ और स्टूडेंट है, सायरा, इन सारों पे काम करो। और जो करंट अफेयर वाले ललिता ये स्टूडेंट्स है वो भी इन चीज़ों पे काम करे, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करेंगे तो आप लोग करंट अफेयर को एक यूनिक वे में लेके जा रहे हैं। और आपके पास 3 से 4 दिन है सफिया, ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में मेमोराइज हो के याद हो के मैंने आपसे पूछना है ताकि तहसीलदार की आपके इंटरव्यू सही हो। और जो ललिता हो गई, जो यहाँ पे तैयबा है, आप लोगों ने भी बेसिक्स को समझना है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर कर ले। समझ आ गए? ये मैं सेव करके आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा, और असाइनमेंट भी अभी मैं स्टेटस पे शेयर करता हूँ, वो भी आप लोग साथ कर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर?